Hey everyone, this is lecture number 12 of MP Accommodation Control Act। देखिए आज इस वीडियो में हम सेक्शन 41 से लेकर के सेक्शन 51 तक डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में सेक्शन 40 तक हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं एंड सभी PDF फाइल्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अदर हेल्पफुल मटेरियल भी वहाँ पर अवेलेबल है, MP लोकल GK एज वेल एज कंप्यूटर, ये सब आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर। ओके एंड अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के बाद भी हम एक ऐसा वीडियो लेकर के आएँ जिसमें कि हम जल्दी से एक बार सम अप कर लें पूरे एक्ट को, तो हम ऐसा वीडियो भी बाद में ला सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर विश। Now we come to section 41, that is liability of person allotted accommodation to pay rent। वो व्यक्ति जिसको कोई accommodation allot किया गया है उसकी liability है कि वो rent पे करेगा। देखिए किस तरह से rent पे किया जाएगा। The person to whom accommodation is allotted एज पर सेक्शन 39 सबसेक्शन 2, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई एकोमोडेशन अलॉट किया गया है सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग या फिर सेक्शन 40A के अकॉर्डिंग। सेक्शन 40A देखिए और 39 हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। सेक्शन 40A जो कि बात करता है रिगार्डिंग इमरजेंसी की, इमरजेंसी के दौरान किस तरह से एकोमोडेशन को अलॉट किया जाएगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर किसी भी पर्सन को कोई एकोमोडेशन अलॉट किया गया है बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 40A और सेक्शन 39, देन सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी टीनेंट। ऐसे पर्सन को टीनेंट ही समझा जाएगा और जिस तरह से टीनेंट की ड्यूटी होती है कि वो रेंट पे करे, इसी तरह से इस पर्सन को भी रेंट पे करना होगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि कितना रेंट पे करना होगा, रेंट का अमाउंट किस तरह से डिसाइड किया जाएगा। तो देखिए यदि जो वो एकोमोडेशन है वो प्रीवियसली किसी अन्य टीनेंट को दिया गया है, पहले से यदि वो एकोमोडेशन किसी टीनेंट को दिया जा चुका है, देन बाय सच टीनेंट जितना भी अमाउंट दिया जा रहा था उतना ही अमाउंट इस नए टीनेंट को भी पे करना होगा। और यदि वो एकोमोडेशन पहले से अलॉट नहीं किया गया है, देन ऐसी सिचुएशन में जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी एक पर्टिकुलर रेंट के अमाउंट को डिसाइड करेगी कि ये अमाउंट है और इतना अमाउंट टीनेंट को पे करना होगा। नाउ वी कम टू सेक्शन 42, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ टीनेंसी। टीनेंसी किस तरह से टर्मिनेट हो सकती है, मतलब ख़त्म हो सकती है। तो यदि कोई भी पर्सन जिसको कोई एकोमोडेशन अलॉट किया गया है बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग इन ऑफिस, कि आप किसी पर्टिकुलर ऑफिस में एम्प्लॉयड हैं और उस एम्प्लॉयमेंट की वजह से कोई एकोमोडेशन आपको अलॉट किया जाता है, तो जैसे ही आपका वो पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही या तो आपका ट्रांसफ़र हो जाए या रिटायरमेंट आपका हो जाए, तो उस दिन से विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज़, 7 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, उस एकोमोडेशन को खाली करना होगा। लेकिन जो ये 7 डेज़ का टाइम पीरियड है इसको कलेक्टर के द्वारा एक्सटेंड भी किया जा सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। इस प्रोवाइजो को यहाँ पर याद रखेंगे। नाउ वी कम टू सेक्शन 43, दैट इज़ पेनल्टीज़। देखिए सेक्शन 43 कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कभी भी आपसे मेंस में इस तरह से पेनल्टीज़ के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है कि आपको सभी पर्टिकुलर कॉन्ट्रावेंशंस की पेनल्टीज़ याद हों। लेकिन आप प्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो बार इस सेक्शन को पढ़ सकते हैं। हालांकि प्री में भी इतना डिटेल में मतलब वो नहीं पूछते हैं कि किस पर्टिकुलर ऑफेंस की कितनी पेनल्टी दी गई है, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकती है। कहीं पर 3 मंथ्स लिखा है, 6 मंथ्स लिखा है, फाइन का जो अमाउंट है वो भी अलग अलग है। तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ें, एक चार्ट फॉर्म में इसको अपने आप नोट्स में आप लिख लें और बार बार रिवाइज करते रहें। सो फर्स्ट इज़
रिसीविंग रेंट इन एक्सेस टू दैट ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, यदि कोई भी पर्सन स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा रेंट वसूल करता है तो ऐसी सिचुएशन में इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ्स या 1000 रुपये तक फाइन लगाया जा सकता है, या दोनों ही चीज़ें उसके ऊपर इम्पोज की जा सकती हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रावेंशन विद सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 और 3। सेक्शन 6 जो कि बात करता है कि आप किसी भी तरह का कोई प्रीमियम, पगड़ी, कैश कंसिडरेशन ये सब रिसीव नहीं करेंगे। तो यदि कोई पर्सन इसका कॉन्ट्रावेंशन करता है, कोई इस तरह का अमाउंट वो रिसीव करता है, देन इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स और फाइन अप टू 5000 रुपीज़ और बोथ। नेक्स्ट इज यदि टीनेंट सबलेट कर देता है किसी भी एकोमोडेशन को। देखिए हमने सेक्शन 12 में पढ़ा था कि टीनेंट किसी अन्य पर्सन को सबलेट नहीं कर सकता। यदि वो सबलेट कर देता है विदाउट द परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड देन इट इज़ अ ग्राउंड ऑफ एविक्शन, कि यदि टीनेंट के द्वारा बिना मकान मालिक की परमिशन के किसी एकोमोडेशन को सबलेट कर दिया जाता है, मीन्स वो किसी अन्य पर्सन को एज अ टीनेंट वहाँ पर रख लेता है बिना लैंडलॉर्ड की परमिशन लिए, तो ऐसी सिचुएशन में उसके ऊपर 1000 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, इफ़ द लैंडलॉर्ड रीलेट्स द एकोमोडेशन। 3A अब बात करता है कि यदि लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है, सेक्शन 17 का कॉन्ट्रावेंशन करता है और एकोमोडेशन को रिलेट कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में लैंडलॉर्ड के ऊपर 3 मंथ्स तक इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 1000 रुपीज़। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन विद 23G, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ्स, फाइन अप टू 1000 रुपीज़ और बोथ। नेक्स्ट, कॉन्ट्रावेंशन विद सेक्शन 38 का कॉन्ट्रावेंशन किया जाता है 3 महीने, 1000 रुपये या बोथ। एंड सिमिलरली 40A और 39 का कॉन्ट्रावेंशन होता है तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ्स, फाइन अप टू 1000 रुपीज़ और बोथ। सो सेक्शन 43 डीलिंग विद पेनल्टीज। नाउ वी कम टू सेक्शन 44 दैट इज कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन कॉग्निजेंस ले सकता है। सो यहाँ पर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ऑथराइज किया गया है टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस एंड द कंप्लेंट इज टू बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। जो भी इससे रिलेटेड कोई कंप्लेंट अगर आप करते हैं तो कितने समय में करेंगे, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफेंस। जिस भी दिन कोई ऑफेंस हुआ है उस ऑफेंस की डेट से 3 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट कर देनी चाहिए। एंड ऐसी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लिया जाएगा बाय मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को यहाँ पर ऑथराइज किया गया है कि वह 2000 रुपये से ज़्यादा का फाइन इम्पोज कर सकते हैं इन केस ऑफ पेनल्टीज। ओके, नाउ वी कम टू चैप्टर 7 दैट इज सेक्शन 45 बार टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। देखिए हम एमपी अकोमोडेशन एक्ट में रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर सेक्शन 45 एक्सप्रेसली क्या कहता है कि वो सभी मैटर्स जहाँ पर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को स्पेसिफिकली ऑथराइज किया गया है कोई काम करने के लिए, कोई अलग से पावर आरसीए को यदि दी गई है, तो ऐसे मैटर्स में सिविल कोर्ट किसी भी तरह से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, वहाँ पर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। एंड ऑल्सो आरसीए के जो भी ऑर्डर्स होंगे या कोई भी एक्शंस अगर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के द्वारा लिए जाते हैं तो ऐसे एक्शंस के अगेंस्ट कोई इंजंक्शन भी ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। ओके, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट याद रखेंगे कि जो सिविल कोर्ट है दैट इज़ एम्पावर्ड टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ टाइटल, कि ये तो हमने मान लिया कि जहाँ पर आरसीए ऑथराइज है वहाँ पर कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, लेकिन यदि कोई भी क्वेश्चन ऑफ टाइटल अराइज होता है कि एकोमोडेशन का टाइटल किसके पास है, तो दैट क्वेश्चन विल बी डिसाइडेड बाय द सिविल कोर्ट। नेक्स्ट सेक्शन 46 की अबेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन इज ऑल्सो पनिशेबल। जिस तरह से किसी पर्टिकुलर ऑफेंस को सेक्शन 43 में पनिशेबल बनाया गया है, सिमिलरली उसकी जो अबेटमेंट होगी वो भी पनिशेबल
होगी। नेक्स्ट सेक्शन 47 जो कि बात करता है अबाउट द लायबिलिटी ऑफ कंपनी फर्म्स। अगर कोई भी कंपनी या किसी फर्म के द्वारा कोई भी ऑफेंस किया जाता है, देन ऐसी सिचुएशन में हर वो व्यक्ति जो कि उस कंपनी का मैनेजर है, सेक्रेटरी है, एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये सभी पर्सन्स कंपनी के एक्ट के लिए लायबल होंगे। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन दिया गया है कि यदि ये पर्सन्स इस बात को प्रूव कर देते हैं कि जो एक्ट है वो बिना उनकी नॉलेज के हुआ, एंड ऑल्सो उन्होंने पूरी ये बात की कोशिश की थी कि कॉन्ट्रावेंशन ना हो, उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि किसी भी तरह का कोई ऑफेंस कंपनी के द्वारा ना किया जाए, अगर ये बात उनके द्वारा प्रूव कर दी जाती है तो वो लायबल नहीं होंगे। अदरवाइज जो मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑफिसर्स हैं, हर कोई लायबल होगा फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। Now we come to section 48. Rent controlling authority is a public servant as per section 21 of IPC. कोई इसमें बड़ा कुछ समझाने वाली बात नहीं है। Next section 49, that is protection of actions taken in good फेथ। यदि गुड फेथ में कोई भी एक्शंस लिए जाते हैं तो उन्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट सेक्शन 50, दैट इज रूल मेकिंग पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई भी किसी मैटर को लेकर के रूल्स बनाने हैं तो रूल्स बनाने की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। नेक्स्ट सेक्शन 51, सेक्शन 51 बात करता है अबाउट रिपील एंड सेविंग्स, कि किस पर्टिकुलर एक्ट को रिपील करके ये जो एक्ट है 1961 में एमपी अकोमोडेशन एक्ट आया, तो इस एक्ट ने क्या किया, जो भी एमपी अकोमोडेशन एक्ट 1955 था उसको रिपील किया गया। सो सेक्शन 51 रिपील के बारे में बात करता है, एंड दिस इज कनेक्टेड विद सेक्शन 2 क्लॉज जी, जो कि आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, जहाँ पर हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं, वहीं पर सेक्शन 2G में आप पढ़ेंगे रिगार्डिंग रिपील। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट सेक्शन एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस एमपी अकोमोडेशन एक्ट के नहीं देखे तो सभी वीडियोस को आप सीक्वेंस में देख सकते हैं। हम चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आप जाएं, प्लेलिस्ट में आपको एमपी अकोमोडेशन एक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप सभी लेक्चर्स को प्रॉपर सीक्वेंस में देख सकते हैं। प्लस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे टाइम टू टाइम। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम टू गेट ऑल द PDF नोट्स। ओके, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ इट वॉज हेल्पफुल देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। Thank you.